Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is Dilip sir. I am teaching you zoology. और मैंने आपको जो zoology का गेस्ट पेपर दिया था, आने वाला जो बायोलॉजी का पेपर है 11th में, वो मैंने आपको व्हाट्सएप पे वो रिटर्न दिया था. आज हम उसी को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है इस बार आने वाले एग्ज़ाम में उन पे फोकस करेंगे और कैसे आप उनको क्रैक करोगे. सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस. यू ऑल नो, सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा. सबसे पहला टिप यह है कि आपको सीधा फोकस करना है, फॉलो करना है एनसीईआरटी बुक, जो टेक्स्ट बुक है आपके पास, टोटली उसको फॉलो करना है, उसी को पढ़ना है. इवन नीट में भी उसी की ज़रूरत है. उसके अलावा आप कहीं नहीं जाओगे. कोई रेफरेंस अगर आपको जे.एंड.के बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में आपको जो है डिस्कस करना या उसको क्रैक करना है, तो चलें. सबसे पहले यू ऑल नो दैट जो जूलॉजी का जो सिलेबस है इसमें हमें 4 यूनिट्स है. वी हैव 4 यूनिट्स, जिसमें जो पहला यूनिट है दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपकी जूलॉजी का पहला यूनिट है. और इस यूनिट को हम आम लफ्जों में, मैंने बार बार आपको कहा, टैक्सोनॉमी कहते हैं. इसमें आपको क्या पढ़ने, डिफरेंट फाइला पढ़ने हैं. मैंने आपको रोड मैप दिखाया हुआ है, उसको देखें रोड मैप को. इसमें हमें 2 मेजर जो है एनिमल किंगडम जो है इसमें आता है, ज़्यादातर एनिमल किंगडम है. और इस एनिमल किंगडम में हमें इसमें 2 मेजर डिविजन है, एक है नॉन कॉर्डेटा और दूसरा है कॉर्डेटा. आपने ये पढ़ा भी होगा और पता भी होगा. नॉन कॉर्डेटा जो है, नॉन कॉर्डेटा में ऑलमोस्ट हमारे पास 10 जो है फाइला है. उन पे आप फोकस करोगे, उनके सैलेंट फीचर्स या जनरल कैरेक्टर्स जिनको हम कहते हैं उनको पढ़ोगे. लेकिन खासकर याद रखोगे आप, इससे पहले नॉन कॉर्डेटा या इस यूनिट को समझने के लिए हमारे पास टर्मिनोलॉजी होती है. हमने पिछली बार देखा है कि जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें उन्होंने कुछ टर्मिनोलॉजी के कुछ पॉइंट्स पूछे थे, जैसे सिलोम पूछा था. अब इस बार जो है आप कुछ पॉइंट्स पे यहाँ पे ध्यान रखोगे. सबसे पहले बॉडी प्लान. बॉडी प्लान आपको पता होगा हमारे पास 3 किस्म के होते हैं. सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, उसको स्टडी करोगे. उसके बाद ब्लाइंड सैक या हॉलो सैक बॉडी प्लान, उसको देखोगे. और फिर उसके बाद ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान, उसको भी आप जो है अच्छे से देखोगे. इसके इस बार आने के चांसेस है. दूसरा सिलोम भी पढ़ोगे, मे बी इट कैन बी रिपीटेड. सिलोम पिछली बार आया था, जिसमें आपको पता होगा ये सिलोमेट्स है, ट्रू सिलोमेट्स या यू सिलोमेट्स है, सीडोसिलोमेट्स है एंड हीमोसिलोमेट्स है. मैंने वो चारों कैटेगरीज आपको दिखाई है. इसके बाद इस बार जो आने का ज़्यादा चांसेस है वो है सिमेट्री. सिमेट्री क्या होती है एनिमल्स में, और ये सिमेट्री जो है ये कौन सा क्राइटेरिया है, इसको हम कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं एनिमल्स पे अप्लाई, और इसके बेस पे हम एनिमल्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं. सो सिमेट्री में आपको पता होगा एसिमेट्रिकल एनिमल्स है और सिमेट्रिकल एनिमल्स है. इसके 2 टाइप्स हैं. और उसके बाद जो सिमेट्रिकल एनिमल्स है उसमें यूनिवर्सल सिमेट्री है, उसमें रेडियल सिमेट्री है. खासकर रेडियल सिमेट्री पे फोकस करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. उसके बाद जो है बायलेटरल सिमेट्री है. इन दोनों को देखोगे, इनको फिर से स्टडी करो. मैंने आपको पॉइंट्स लिखाए हुए थे और इनको अच्छे से आप देखोगे. सिमेट्री के इस बार आने के चांसेस है. इसके बाद एक और पॉइंट इसमें है जर्म लेयर्स. जर्म लेयर्स भी पढ़ोगे. जर्म लेयर्स क्या होते हैं, ये जर्मिनल लेयर्स है जिनसे बॉडी बनती है. अगर 2 ही जर्म लेयर्स से बॉडी बनेगी एनिमल्स की, जैसे हमारे पास पोरिफेरा है, जैसे हमारे पास सीलेंट्रेट्स है, जैसे हमारे पास टेनोफोर्स है, उनको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक. ये आपको पता है डिप्लोब्लास्टिक का मतलब, अगर 2 ही जर्म लेयर से बॉडी बनेगी और अगर 3 जर्म लेयर से बॉडी बनेगी, उनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक फिर जो प्लेटिहेल्मिन्थी से आगे जितने भी एनिमल्स हैं वो ऑलमोस्ट ऑल दे आर ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर. तो इस चीज को भी देखो कि जर्म लेयर्स क्या होते हैं. जर्म लेयर्स के बाद हमारा जो एक और पॉइंट है दैट इज बॉडी टेम्परेचर. ये बॉडी टेम्परेचर के बारे में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है. बॉडी टेम्परेचर आप ध्यान से देखोगे. बॉडी टेम्परेचर में आप जो है देखोगे कि इसमें क्या क्या आता है हमारे पास. एक आता है
homeothermal animals. Homeothermal, that means warm blooded animals. ये क्या चीजें हैं? वार्म ब्लडेड. और दूसरा इसमें आता है पाइकिलोथर्मल. पाइकिलोथर्मल एनिमल्स, ये भी आप अच्छे से पढ़ोगे, जिनको हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. इसके एग्जांपल्स भी मैंने दी है और डिस्कस देम एंड स्टडी देम इन डीप. तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी के पॉइंट्स आपको पूछे जा सकते हैं इस बार बोर्ड के एग्जाम में. फिर क्वेश्चन आ गया या फिर जो मसला आ गया कि जो ये है, मतलब अब जो साइलेंट फीचर्स है, साइलेंट फीचर्स है, किस किस फाइला के पूछे जा सकते हैं? साइलेंट फीचर्स या फिर जनरल कैरेक्टर्स. साइलेंट फीचर्स और जनरल कैरेक्टर्स में आपने देखा होगा पिछले सालों में एनालिडा पूछा था, आर्थ्रोपोडा आया था, मलस्का आया था. और अब जो है, अब इस बार क्या ध्यान रखोगे आप? साइलेंट फीचर्स जो है, कम से कम आप क्या करोगे, 5 से लेकर 10 पॉइंट्स तक अपनी कॉपी भी, अपने रफ कॉपी, फेयर कॉपी पे बना लो. उनको जो है, उनको 1-2 बार रिवाइज, 2-3 बार रिवाइज करो, इंशाल्लाह इसमें से होगा. तो मेरी नजर में सबसे पहले यहाँ पे आ सकता है टीनोफोरा. टीनोफोरा जो है आपको पता होगा, दे आर कॉमनली नोन एज कॉम चलीज. और टीनोफोरा के साइलेंट फीचर्स पढ़ोगे, बिल्कुल जो टेक्स्ट पे दिया है, एनसीईआरटी पे दिया है, वही पॉइंट्स आपको डिस्कस करने हैं. वो एक्सक्लूसिवली मैरीन है, दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, और उनमें जो है दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. उनमें 1-2 खास पॉइंट्स है. एक तो बायोल्यूमिनेसेंस, और वो जो उनके जो कॉम्प्लेट्स है, वो थोड़ा ध्यान से रखोगे. वो 4-5 पॉइंट्स बनाओगे और नीचे एग्जांपल दोगे. विदाउट क्लासेस आपको सीधा जनरल यानी साइलेंट फीचर्स देने हैं या जनरल कैरेक्टर्स देने हैं. तो टीनोफोर्स को आप जो है ध्यान में रखोगे. इसके बाद दूसरा जो इस बार आने वाला है, जो मेरी नजर में वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्लेटीहेलमिन्थेस. तो प्लेटीहेलमिन्थेस को हम फ्लैट वर्म्स कहते हैं, फ्लैट वर्म्स. शाबाश. प्लेटीहेलमिन्थेस के जो है, इसके भी जनरल फीचर्स देखने, जनरल कैरेक्टर्स देखने. तो प्लेटीहेलमिन्थेस के जनरल कैरेक्टर्स पूछा जा सकता है, 4 या 5 या 10 तक आप अपनी जगह पे बना के रखोगे. प्लेटीहेलमिन्थेस में आपको पता है एग्जांपल्स टीनिया सोलियम है इनमें एग्जांपल. इसमें एग्जांपल प्लानेरिया है, डिजिशिया जिसको कहते हैं. इसके बाद इसमें एग्जांपल जो है फैशुला हेपेटिका, उनको थोड़ा सा देखोगे. इन 2-3 एनिमल्स को थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, डीपली नहीं, ऊपर से देखोगे इनको, और इनके साइलेंट फीचर्स आप डेफिनेटली करोगे. प्लेटीहेलमिन्थेस. एक और फाइलम जो है नॉन कार्डियस से जो पूछा जा सकता है, दैट इज एस्कीहेलमिन्थेस. इस बार इसके भी आने के चांसेस है. एस्कीहेलमिन्थेस को हम बोलते हैं राउंड वर्म्स. शाबाश. तो राउंड वर्म्स जो है, इसमें हमारे पास मॉडल ऑर्गेनिज्म एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स है. तो राउंड वर्म्स को आप इसके फीचर्स पढ़ोगे. इसमें भी खासकर एक पॉइंट है, खासकर जो इस फाइला में जो नुमाया पॉइंट है, जो अक्सर नीट में भी आता है, वो यह है कि दे आर सीडोसोलोमेट्स. इनकी फॉलस बॉडी कैविटी होती है. और नीचे 2-4 पॉइंट्स इनके जो देखना है आपको, इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है. जिस तरह प्लेटीहेलमिन्थेस के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया, जिनके सोलिनोसाइट्स भी कहते हैं उनको. इसी तरह इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है. वो 4 बिल्कुल अपने पास फीचर्स बना के रखोगे, चाहे 8 पॉइंट्स या 10 पॉइंट्स, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा. तो इस लिहाज से एक और जो फाइलम है वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में कहीं भी हर साल कुछ ना कुछ पूछा जाता है, वो है आर्थ्रोपॉड्स, आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा को बोलते हैं एनिमल्स विद जॉइंटेड फीट, या कॉमन इनको कहते हैं, आपको मैंने बताया हुआ है. इसके मैंने बहुत सारे फीचर्स भी आपको बोले थे. तो साइलेंट फीचर्स में आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है बात करोगे, कितने साइलेंट फीचर्स हैं इनके. इस पे खास कर आप 2-3 चीजों पे ध्यान रखोगे. एक तो इनके जो है, इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है, इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है. मैंने वो सिखाया था आपको, वो सारा मैंने लिखाया भी था, वो पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे. और इसके क्लासेस पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लासेस नीट में पूछा जाता है. इसके 7 क्लासेस है. लेकिन क्लासेस में एक बात आप याद रखोगे, वो ये है, इसके सारे साइंटिफिक नेम्स पढ़ोगे. साइंटिफिक नेम्स, साइंटिफिक नेम्स आता है, लेकिन ज्यादातर आर्थ्रोपॉड्स से ही पूछा जाता है. साइंटिफिक नेम्स जितने भी इसमें हैं,
जैसे बहुत सारे आपको पता है पेरिपेटस है, आपको पता है क्रस्टेशियंस है इसमें, या इसमें जो भी इंसेक्टा है सबसे बड़ा क्लास एनिमल किंगडम में, उसके सारे एनिमल्स वो पढ़ोगे, उनका साइंटिफिक नेम कम से कम याद रखोगे। मे भी कहीं ऑब्जेक्टिव 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन वो डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो ये हो गया नॉन कार्डिड्स में, जो मैंने आपको बोला था कि नॉन कार्डिड्स जो है, नॉन कार्डिड्स का ये मसला हो गया। इसके बाद कार्डिड्स में आप क्या क्या किस चीज़ को टच करोगे, अगर आपको बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है, इंशाल्लाह आपके आ जाएंगे। आई होप जो खासकर मेरे स्टूडेंट्स हैं दे विल डू इट वेरी नाइसली। तो अब जो हमारे पास कॉर्डेटा है, तो कॉर्डेटा जो है, यू ऑलरेडी नो कॉर्डेटा इज अ फाइलम। कॉर्डेटा जो है ये फाइलम है, इसके 3 सब फाइला है, यू नो दैट, इसके 3 सब फाइला है। कौन कौन सा सब फाइला है इसका? सबसे पहले है यूरोकॉर्डेटा, दूसरा है केफेलोकॉर्डेटा, तीसरा है वर्टिब्रेटा। इसमें फीचर्स जो है आपको पता होनी चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ पे यूरोकॉर्डेटा के फीचर्स आने चाहिए। यूरोकॉर्डेटा थोड़ा सा डिफरेंट है, और यूरोकॉर्डेट्स यू नो इनमें वो एनिमल्स है जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है ओनली इन द टेल, एंड देन दैट टेल इज डिटैच्ड फ्रॉम द बॉडी एंड नोटोकॉर्ड आल्सो लॉस्ट। तो उसमें यूरोकॉर्डेट्स आते हैं, इसके फीचर्स पढ़ना। और आपको पता होगा यूरोकॉर्डेट्स प्लस स्फेरोकॉर्डेट्स को हम प्रिमिटिव कॉर्डेट्स या एक क्रेनियटा कहते हैं, वो दिखाया था मैंने आपको, सिखाया था आपको। तो उसके बाद ये जो है इस पे यहाँ पे यूरोकॉर्डेट्स पे इसके फीचर्स पढ़ोगे, इन पे ध्यान रखोगे। नाउ कॉर्डेट्स को आगे चलाते हुए हमें खासकर यहाँ पे फीचर्स किसके पढ़ने होंगे, वो फीचर्स आप पढ़ो आगे जाके, जो है पाइसिस। शाबाश, पाइसिस में 2 क्लासेस आते हैं, आपको पता होगा इसमें क्लासेस के फीचर्स पढ़ने हैं, वो आपको पता ही है, वो सिलेबस लाइन मैंने बार बार कही थी आपको। नॉन कार्डेटा साइलेंट फीचर्स ऑफ एनिमल्स, नॉन कार्डेटा अप टू फाइलम लेवल एंड कार्डेटा अप टू क्लास लेवल। तो यहाँ पे क्लासेस के फीचर्स पढ़ने हैं। पाइसिस में 2 क्लासेस है, एक है कॉन्ड्रिक्थीज यानी कार्टिलेजिनस फिश, और दूसरा जो इसमें दैट इज ऑस्टिकथीज। दैट इज बोनी फिश। इन दोनों क्लासेस को पढ़ो। इसके 10-10, 12-12 फीचर्स, शायद मैंने 15-20 तक लिखाए थे आपको। इनके 10-12 फीचर्स पढ़ो। इसमें करना क्या है, अगर आपने कॉन्ड्रिक्थीज कार्टिलेज फिश के फीचर्स पढ़े, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, कहीं कहीं पे थोड़ी डिफरेंस है ऑस्ट्रिकथीज में। और नीचे थोड़ा एग्जांपल रखो, कौन कौन सा एग्जांपल है, कौन सा मैरीन फिश है और कौन सा ये फ्रेश वाटर फिश है, वो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बड़ा लिस्ट, उनको भी थोड़ा सा याद रखोगे। तो इसमें ये पाइसिस पे जाओगे आप सीधा। पाइसिस के बाद जो हमारा टेट्रापोडा जो है, इसमें सुपर क्लास, टेट्रापोडा सुपर क्लास जो है, उसमें आपको पता होगा उसमें क्या, उसमें हमारे पास 3 क्लासेस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस, जिनके बारे में हमेशा आता है। जो सुपर क्लास टेट्रापोडा है, यानी सुपर क्लास टेट्रापोडा, इसमें 4 क्लासेस है। पहला कौन सा? पहला है एम्फीबिया, दूसरा है रेप्टिलिया, तीसरा है एव्स, और चौथा है मैमालिया। ये है 4 क्लासेस जो टेट्रापोडा में आता है। सो टेट्रापोडा जो है, इसमें 4 ही क्लासेस हमारे, और इन्हीं के फीचर्स पढ़ने हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इस बार वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट यू विल स्टडी, एक तो रेप्टिलिया के फीचर्स पढ़ो और एक एव्स के फीचर्स पढ़ो। बस ये 2, इन्हीं में से क्वेश्चन आ सकता है। रेप्टिलिया एग्जाम्पल्स के साथ इनके फीचर्स पढ़ो। रेप्टिलिया की कितने फीचर्स है, 5-10 अपने पास बना के रखो। और एव्स जिसमें बर्ड्स आते हैं, यू नो दैट आई हैव टॉट यू इन वेरी डिटेल अबाउट दीज क्लासेस, जिसमें एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमालिया है। तो यह है पहला यूनिट आपकी ज़ूलॉजी का। इन क्वेश्चंस पे फोकस करो।
इनको डीपली पढ़ो, स्टडी करो, अपनी जगह पे कुछ पॉइंट्स बना के रखो जो इंशाल्लाह आपके एग्जाम में काम आएंगे। नाउ वी विल मूव टू यूनिट नंबर 2। जो हमारा दूसरा यूनिट है ज़ूलॉजी में, वो है बेटा दैट इज यूनिट नंबर 2 जो है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल बायोमॉलिक्यूल्स, ये यूनिट का नाम है, एनिमल बायोमॉलिक्यूल्स। इसमें क्या करना, इसमें पहले जो हमारे पास सिलेबस में हुआ करता था 3 एनिमल्स हमारे पास होते थे। कॉकरोच था, अर्थवर्म थी और फिर फ्रॉग था। आजकल सिर्फ फ्रॉग है, तो इस फ्रॉग को डीपली स्टडी करो सीधा आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट से। जैसे फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है, राना टाइग्रिना, और इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी क्या है वो पढ़ें, और मॉर्फोलॉजी के बाद थोड़ा सा एनाटॉमी के बारे में पढ़ें जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑलमोस्ट इनके मैन की तरह ही है, लेकिन जो इनका डाइजेस्टिव यानी एलिमेंट्री कैनाल, और जो इनका रिप्रोडक्टिव कैनाल, और जो इनका यूरिनरी एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो एक ही जगह पे खुलता है, उसको क्लोआका कहते हैं, दैट्स अ कॉमन चैम्बर। वो इसमें खास बात है। मॉर्फोलॉजी और खासकर डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें पढ़ें, फ्रॉग में इसको अच्छे से पढ़ें और इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ें। इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, फ्रॉग एक ही एनिमल है, इसको सीधा अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ा हो। नाउ वी हैव एनिमल बायोमॉलिक्यूल्स। एनिमल बायोमॉलिक्यूल्स जो है, जो इसका एक और जो है इस यूनिट का जो एक और पार्ट है, दैट इज एनिमल बायोमॉलिक्यूल्स। एनिमल बायोमॉलिक्यूल्स में आपको पता होगा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है, फिर है प्रोटीन्स, इसके बाद लिपिड्स, इसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स, देन वी हैव लास्ट में एंजाइम्स। ये हमारे सिलेबस में है बायोमॉलिक्यूल्स में। तो करना क्या है, सबसे पहले सिंपल मैं तरीका बोलूंगा, पहले सबसे पहले फंक्शंस करो, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, फंक्शंस ऑफ लिपिड्स, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड देन एंजाइम्स, इनके फंक्शंस पढ़ो। इनमें से क्वेश्चन डेफिनेटली पिछली बार पूछा था फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, मे बी इस बार फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आ जाए। फिर कार्बोहाइड्रेट्स को जो है इसको थोड़ा सा डीप अगर जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स में आप क्या करोगे, डेफिनेशन पढ़ो कार्बोहाइड्रेट्स की, उसके बाद डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स पढ़ो। क्या कहा मैंने, एक तो कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन क्या है, और उसके बाद जो है डाइसैकेराइड्स हमारे पास 3 होते हैं, पता होगा आपको। माल्टोज है जो ग्लूकोज का बना है, मैंने आपको बिल्कुल ऐसी डिफरेंस बनाया था इसमें। सक्रोज है, सक्रोज बना होता है ग्लूकोज, ये बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का, ये सक्रोज बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का, और इसके बाद गैलेक्टोज है। ये तीनों डाइसैकेराइड्स है बिकॉज दे आर फॉर्म्ड ऑफ only 2 monosaccharide units, only 2 monomer units, and galactose बना होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का। बिल्कुल आप जाके अपनी रफ कॉपी से देख लीजिए, जो मैंने आपको सिखाया था बिल्कुल ऐसी रेफरेंस में सिखाया था, इनका स्ट्रक्चर भी मैंने दिखाया था। इसका स्वीटनिंग पावर माल्टोज का 32, इसका सबसे ज़्यादा 100, इसका सबसे ज़्यादा 15, सबसे कम 15 गैलेक्टोज का, ये भी मैंने दिखाया था आपको। तो डाइसैकेराइड्स आप पढ़िए उससे। उसके बाद पॉलीसैकेराइड्स में ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको करना है कि आप क्या करें, पॉलीसैकेराइड्स में हमारे पास क्या क्या है, एक तो डेफिनेशन पॉलीसैकेराइड्स की क्या है, और पॉलीसैकेराइड्स में आता है सबसे पहले ग्लाइकोजन के बारे में पढ़े, रिजर्व फैट है,
इसको एनिमल स्टार्च कहते हैं। उसके बाद स्टार्च पढ़े, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट, 2-3 मार्क्स का ये आ सकता है। उसके बाद सेलुलोज पढ़े, बस। सेलुलोज में बीटा ग्लूकोज होता है, उसी के वो पॉलीमर्स होते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं होता ह्यूमंस में, वही सब कुछ इसमें पढ़ना है। तो पॉलीसेकेराइड्स में पढ़े और इसकी फंक्शंस पढ़े। देन प्रोटीन्स, जो मैंने पहले ही कहा आपको, प्रोटीन्स में आप क्या करें, प्रोटीन्स में आप उनकी फंक्शन पढ़ें पहले। प्रोटीन्स की फंक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है प्रोटीन्स की, और प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर पढ़ें। इस बार प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर आ सकता है। उसमें क्या आ सकता है, जैसे प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन में 4 किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है, और क्वाaternary स्ट्रक्चर क्या है। ये पढ़े प्रोटीन्स में, मैंने सिखाए, इनके एग्जांपल्स भी देखिए, और इनके फंक्शंस पढ़े प्रोटीन्स के। देन प्रोटीन्स के उसके बाद इसके बाद जो प्रोटीन्स हैं उनके फंक्शंस के बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे लिपिड्स में। लिपिड्स में भी पहले फंक्शन पढ़िए, और लिपिड्स में जो है, लिपिड्स में वैसे इतना ज़्यादा कहीं पूछते नहीं हैं, लेकिन फिर भी लिपिड्स की आप क्या करेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन एंड फंक्शंस, शाबाश। किसकी, लिपिड्स की डेफिनेशन और फंक्शंस जो है, ये वन शॉट में इस वक्त बहुत ही शॉर्ट हम चाहते हैं कि आपके पास आ जाएं कि आप किन किन क्वेश्चंस पे फोकस करें, और आप किन किन क्वेश्चंस को जो है बोर्ड में जाके ले जाएं, और इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर होगा। इसके बाद जो है वी हैव न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन बायोमॉलिक्यूल्स। सबसे पहले क्या करें, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ें। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अक्सर आता है इसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ें। और इसके बाद प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स क्या होते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, जैसे प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स की मैंने आपको डिफरेंस भी बनाई थी। ये 9 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं, दीज आर 6 मेंबर्ड रिंग्स, दीज आर लार्जर इन साइज, दीज आर स्मॉलर इन साइज। जैसे एडेनिन एंड गुआनिन दे आर प्यूरिन, बट साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल दे आर पायरिमिडीन। वो बिल्कुल बना लीजिए, 2-3 पॉइंट्स आपके पास। इसके बाद इसमें जो है न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है एंड न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, और थोड़ा सा आरएनए एंड इट्स टाइप्स। जैसे 3 किस्म के आरएनए हैं, जैसे कौन कौन सा है, टीआरएनए है, ट्रांसफर या सॉल्युबल आरएनए, जैसे एमआरएनए है, जैसे मैसेंजर आरएनए है, शबाश, जैसे आरआरएनए है, यानी राइबोसोमल आरएनए। इन पे थोड़ा सा आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए, ये क्या है आरएनए, और ये कितना परसेंटेज इनका होता है, इनका काम क्या है, ये काम बनते कहाँ पर, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए इसमें न्यूक्लिक एसिड्स में। Then we have the last topic of biomolecules, that is what, that is enzymes. Enzyme is very important, very important topic. Enzymes की क्या करेंगे आप, तो जब आप enzymes पढ़ोगे, सबसे पहले definition enzymes की क्या है, these are biocatalysts या प्रोटीन या substances। आपको पता होगा ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, all enzymes are proteins। अक्सर मैंने कहा था all enzymes are proteins except 3, एक बार नीट में भी आया था ये। 3 ऐसे एंजाइम्स हैं जो प्रोटीनशियस नहीं होते हैं। कौन क्या होते हैं वो राइबोसोम या आरएनए के बने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन सा है, एक है राइबोजाइम जो प्रोटीन इन नेचर नहीं होता है, एक है राइबोन्यूक्लियस पी, और एक है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। ये 3 एंजाइम्स ऐसे हैं जो प्रोटीनियस इन नेचर नहीं होते हैं, इन पे देखेंगे आप। इसके बाद जो एंजाइम्स है, एंजाइम्स का आप क्या पढ़ोगे, टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स वी हैव सिंपल एंजाइम्स एंड कंपाउंड एंजाइम्स, उनको स्टडी करो। और उसके बाद जो है we have enzymes on the basis of shape,
वो भी पढ़ो। तो टाइप्स ऑफ एंजाइम्स एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है इसमें, वो भी करोगे आप। टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर्टीज एंजाइम्स की, प्रॉपर्टीज, नॉमेनक्लेचर का वैसे जरूरत नहीं है उतना, प्रॉपर्टीज पढ़ो और फंक्शंस पढ़ो। ये हो गया आपका बायोमॉलिक्यूल्स। तो यहाँ तक मैंने आपको कहा कि किन किन क्वेश्चंस पे आप फोकस करोगे यूनिट फर्स्ट में और यूनिट सेकंड में। देन आता है हमारा यूनिट नंबर थर्ड, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट जो है हमारे पास रहता है, वो है कौन सा? यूनिट नंबर थर्ड, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हाँ जी, यूनिट नंबर थर्ड हमारे पास है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो चलिए, इस यूनिट में जो है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिए आप, सेल थ्योरी देखिए क्या है। सेल थ्योरी के बाद सेल ऑर्गेनेलीज में खासकर क्या क्या पढ़ोगे, उनमें से सबसे पहले पढ़ो सेल ऑर्गेनेलीज में प्लास्टिड्स डायग्राम के साथ। माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ो, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद न्यूक्लियस पढ़ो, राइबोसोम्स पढ़ो, एंड सीलिया एंड फ्लैजेला। इस बार सेंट्रियोल के आने के ज्यादा चांसेस है। सेंट्रियोल क्या चीज है? बस इन्हीं जो है सेल ऑर्गेनेल्स पे फोकस करो, इनको पढ़ो अच्छे से, इनका डायग्राम भी बनाओ और इनमें देखो थोड़ा सा ब्रीफ नोट बना लो इनमें, जो आपको एग्जामिनेशन में काम आएगा। उसके बाद इसका जो दूसरा टॉपिक है, सब टॉपिक इस यूनिट का, वो है बड़ा इंपॉर्टेंट, दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हाँ, इससे पहले मैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में जाऊं, यहाँ पे आप क्या करोगे? डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ो। प्रोकैरियोटिक सेल 5 5 7 7 और यूकैरियोटिक सेल 5 5 7 7 8 8 पॉइंट्स बना के रखो, डिफरेंस अपने पास। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है, अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। देन जो मैंने कहा नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो है, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है। तो ये सेल साइकिल और सेल डिवीजन में सबसे पहले आप पढ़ेंगे माइटोसिस और मियोसिस की डिफरेंस क्या है। माइटोसिस एंड मियोसिस आता तो ये दूसरी तरह से, लेकिन ये ज्यादातर डिफरेंस की शेप में ही आता है, इधर लोअर लेवल 11 12 या यहाँ पे इनके एग्जाम में। सो माइटोसिस और मियोसिस के बिल्कुल अपने पास 7 8 9 10 पॉइंट्स तक बना रख दीजिए। डिफरेंस क्या है? माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट इज रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस सेकंड इज इक्वेशनल डिवीजन। देन इसमें क्या होता है, 2 डॉटर सेल्स बन जाती है। इसमें क्या होता है, वो सारा आप अपने पास बना के रखें, जो आपने बनाया भी था, क्लासरूम में किया भी था। तो माइटोसिस और मियोसिस। इसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, दैट इज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। उनका एक शॉर्ट का नोट बना लीजिए, किनका? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है, ये भी आप ध्यान में रखें, ये इस बार आ सकता है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? जो प्लांट या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जिनसे उनकी बॉडी चलती है, जिनसे उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती है, जिनके बगैर उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं जा सकती, उनको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। फिर जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो उतने एसेंशियल नहीं है, वो इतने इसलिए बनते हैं कि उनको वो एक्सक्रीट करें, बाहर भेजें अपनी बॉडी से, उनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। फॉर मी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी नहीं आया है, इसके बारे में इस बार आना चाहिए एग्जाम में। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या है और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है, तो इस बार तो इन चीज़ों पे आप फोकस करेंगे सेल स्ट्रक्चर और सेल फंक्शन में।
फिर लास्ट में आ जाता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। जो लास्ट यूनिट है दैट्स व्हाट ह्यूमन फिजियोलॉजी। हाँ जी, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है आप बेटा जानते हो ये तो समंदर है ये यूनिट। ह्यूमन फिजियोलॉजी आप कैसे करोगे, और ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है इसको सीधा सीधा आप अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट से पढ़ो, कहीं और बिल्कुल मत करो जाओ। एंड दिस इज यूनिट नंबर 4। ये वो यूनिट है जिसको नीट में भी सबसे ज्यादा मार्क्स है। सो इट इज यूनिट नंबर 4। यूनिट 4 है ये, जिसको बोलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम अब नहीं है, दैट स्टैंड्स डिलीटेड। इसमें सबसे पहला यूनिट है दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखिए जी, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप क्या करोगे, इसके टिप्स हर एक सिस्टम के पीछे डिसऑर्डर्स दिए हैं। disorders of the respiratory system, disorders of the circulatory system, disorders of the muscle system, disorders of endocrine system, वो पहले ही पढ़ लीजिए। वो बिल्कुल टेक्स्ट के पीछे दिए, हर एक यूनिट के पीछे उनको स्टडी करो, उनको अच्छे से समझो वो क्या है। उनमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस आ जाते हैं डिसऑर्डर्स हर एक सिस्टम के। तो फिर उसके बाद जो रह गया, जैसे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले पल्मोनरी वॉल्यूम्स पढ़ो। Pulmonary volumes, exchange of gases, exchange of gases कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस तो वैसे कभी नहीं आया, फिर भी ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कैसे होता है। बस ये 2-3 क्वेश्चंस ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज में। फिर इसके बाद दूसरा यूनिट आता है सर्कुलेटरी, यानी सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, जो इसमें दूसरा सिस्टम है। उसमें ह्यूमन हार्ट डायग्राम के साथ, ये कभी नहीं आया, इस बार आ सकता है ह्यूमन हार्ट। ठीक है, ह्यूमन हार्ट क्या है, इसकी डायग्राम क्या है। फिर इसके बाद जो है स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, ECG इसमें एक टॉपिक है, वो पढ़ लीजिए, और इसके डिसऑर्डर्स। ह्यूमन हार्ट, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, ब्लड प्रेशर क्या चीज़ होता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो आपकी डायग्राम भी उस वहाँ पे बनी है, वो वेव्स मैंने दिखाई थी PQRST, वो सारा उस डायग्राम को भी बना लो। और उसके जो है डिसऑर्डर्स इसके बड़े इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स, जैसे एंजिना पेक्टोरिस है, जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, जैसे इसमें हार्ट फेलियर है, हार्ट सीजर है, सीजेशन, वो सारा देखोगे, वो डिसऑर्डर्स वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके बाद जो इसमें हमारा नेक्स्ट यूनिट आता है वो है मसल्स, मस्क्यूलर, यानी वो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में क्या करोगे आप, मसल पढ़ो, यानी मसल टिश्यू। इसमें 3 टाइप्स हैं, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डिक, ये तीनों मसल्स पढ़ो। इसी तरह से यहाँ पे आप पढ़ो, वो उसमें दिया है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, वो पढ़ लें। मायोसिन एंड एक्टिन आपको पता होगा, वो पढ़ो। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ जो है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, 2 ही प्रोटीन है, मायोसिन एंड एक्टिन, उनका वो सीधा टेक्स्ट पे दिया है, बहुत अच्छे से दिया है। इसके बाद इसमें जो है बोन्स के बारे में, बोन्स में क्या पढ़ो, बोन्स में पढ़ो स्कल, वर्टिबल कॉलम, स्कल, वर्टिबल कॉलम एंड लिम्ब्स भी पढ़ो, कितनी बोन्स क्या है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये।
और इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट जॉइंट्स, ये जॉइंट्स आता है हमेशा एग्जाम में, जॉइंट्स लिख लीजिए, ये भी लिख लो इसमें, ये भी कर लो। देन वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज, जो एक और सिस्टम है दैट इज न्यूरल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल जिसको हम लफ्जों में नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो उसमें क्या करना है, उसमें सबसे पहले पढ़े आप, उसमें सबसे पहले पढ़ो आप न्यूरॉन और टाइप्स, न्यूरॉन इसके टाइप्स क्या है। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ें। क्या क्या, न्यूरॉन इसके टाइप्स, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन है, और जो मैकेनिज्म ऑफ नर्व इम्पल्स है, या एक होता है कि वो जंक्चर पे क्या हो जाता है, वो क्वेश्चन नर्व जंक्शन पे कैसे होता है, हाउ डज ए नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड, वो भी इसी के साथ जुड़ा है, वो भी थोड़ा ध्यान में रख दीजिए। देन नेक्स्ट यूनिट जो है इसमें वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। व्हाट इज दैट, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसमें क्या क्या पढ़े आप, उसमें सबसे पहले पढ़े उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी किडनी, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी किडनी पढ़े। इस तरह फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इंपॉर्टेंट है, इसमें कैसे बनता है, उसके लिए 3 प्रोसेस हमारे पास है। एक है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा है ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ये 3 प्रोसेसेस शॉर्ट नोट में बना लीजिए, शॉर्ट नोट में। तो उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें आप जो है किडनी फेलियर यानी रेनल फेलियर के बारे में पढ़ें, और हीमोडायलिसिस का कंसेप्ट पढ़ें। ये क्वेश्चन में आ सकता है। फिर लास्ट में हमारे पास जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या आएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो है यानी जिसको हम बोलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। सबसे पहले इसमें थायराइड ग्लैंड पढ़े, इसमें एड्रिनल ग्लैंड पढ़े, जिसको सुप्रारेनल भी कहते हैं। सुप्रारेनल के बाद इसमें पैनक्रियाज पढ़े, पैनक्रियाज भी पढ़े, और पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस का भी कंसेप्ट होना चाहिए। पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स, देन वी हैव थाइमस एंड पाइनियल ग्लैंड। इन चीजों पे आप जो है फोकस कीजिए। सो ये है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके ज़ूलॉजी पोर्शन में। लाइक मेरे पास इतना टाइम नहीं है इस वक्त मैं इनको डिटेल में जा सकूं। मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था इससे पहले भी क्लासरूम में भी, और आपने इसमें बहुत सारे एग्जाम्स भी दिए हैं। होप you understand this video very well, and inshallah we are waiting you here for the next session. Thank you very much.